नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं अम्बपाली एक उत्तर गाथा गीताश्री का यह उपन्यास है। वैशाली की एक ऐसी नर्तकी जो न केवल नर्तकी के रूप में बल्कि विश्व इतिहास में पहली नारी अस्तित्व की समर्थक और बहादुर नायिका थी। एक ऐसी नायिका जो न केवल राजनर्तकी थी बल्कि उसने लिच्छवियों के साम्राज्य में अपनी एक अलग उपस्थिति कायम रखी। ऐसी उपस्थिति जो भारत के प्राचीन इतिहास के महानतम गणतंत्र की बुनियाद के साथ साथ स्त्री अस्मिता को भी बताता है। गीताश्री जानी मानी उपन्यासकार हैं, पत्रकार हैं, कथा लेखिका हैं। बहुत सारी कृतियाँ उनकी आ चुकी हैं। बहुत ही जागरूक और तेजस्वी महिला हैं, लेखिका के रूप में भी और एक प्रखर वक्ता के रूप में भी। जब भी नारी अस्मिता की बात होती है गीताश्री का वहाँ नाम होता है। प्रार्थना के बाहर और अन्य कहानियाँ, स्वप्न, साजिश और स्त्री, डाउनलोड होते हैं सपने, लेडीज सर्कल, ये कहानी संग्रह हैं उनके। हसीनाबाद उपन्यास है, औरत की बोली, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, ये स्त्री विमर्श है। सपनों की मंडी, आदिवासी लड़कियों की तस्करी पर आधारित शोध पुस्तक है। भूत खेला जो है रहस्य रोमांच का कहानी संग्रह है। बहुत सारी कृतियों का संपादन कर चुकी हैं, बहुत सारे पुरस्कार पा चुकी हैं। रामनाथ गोयन का पुरस्कार भी मिल चुका है उनको, मीडिया फेलोशिप भी मिल चुकी है, सृजन गाथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान मिल चुका है। यह अम्बपाली उनकी एक नई कृति है जो आम्रपाली या वैशाली की नगर बधू, वैशाली की राजनर्तकी के भीतर छिपी हुई मानवी की एक अलग कहानी कहती है। खास बात यह है कि आम्रपाली पर बहुत सारे उपन्यास, कृतियाँ लिखी गई हैं। सबका उल्लेख किया है गीताश्री ने, उन सबको पढ़ा है। वैशाली की बार बार उन्होंने यात्रा की है। वैशाली की नगर बधू यानी अम्बपाली के गांव में भी वह गई हैं, वहाँ भी उन्होंने देखा है और उनका मानना है कि इतिहास भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भारतीय गणतंत्र की इस महान नायिका के प्रति अनुदार है। जो अम्बपाली को जो सम्मान मिलना चाहिए वह सम्मान उसे नहीं मिला है। उन्होंने अपनी पुस्तक में बाकायदा इस बात का उल्लेख किया है कि लिच्छवियों का साम्राज्य कैसा था, किस तरह से कुल 8 जातियाँ थी, उनको मिलाकर वृज्य संघ बना था और वह वृज्य संघ शायद दुनिया का पहला गणतंत्र था जो राजतंत्र की समाप्ति के बाद बना था। अम्बपाली उस संघ की एक सदस्य थी। इस पुस्तक में उन्होंने बहुत करीने से यह बताया कि एक ऐसी लड़की जो सर्वांग सुंदरी थी, ब्रह्मांड सुंदरी थी, ऐसी सुंदरी थी जैसा सौंदर्य धरती पर उससे पहले संभवतः नहीं देखा गया था। ऐसा सौंदर्य जिसको तथागत बुद्ध भी अपलक निहारते रहते थे जब वह उनसे मिलकर जाती थी। इस उपन्यास के मुताबिक जब वह छोटी थी अम्बपाली, तभी उसके पिता ने उसे संघ को सौंप दिया था। सौंपा क्यों था? क्योंकि उस दौरान वैशाली में यह नियम था कि जिस खूबसूरत पुरुष को लेकर 1000 से अधिक लोग झगड़ें, उस पुरुष की हत्या कर दी जाए, और जिस नारी को 1000 से ज़्यादा लोग चाहने लगे वह पूरे राज्य की धरोहर या संपत्ति बन जाती थी और उसे किसी एक व्यक्ति से प्यार करने का, निवेदन करने का अधिकार हासिल नहीं था। अम्बपाली जब छोटी थी तभी उसके पिता ने उसके सौंदर्य को देखते हुए संघ को दान कर दिया था। उस समय अम्बपाली की इच्छा को नहीं पूछा गया था, जबकि वह बचपन में एक बांसुरी वादक जिसका नाम मदन कुमार होता है उसकी धुन पर थिरकती थी, नाचती थी
और अभिभूत होती थी और कहीं न कहीं उसके मन में उस युवक के प्रति एक प्रेम का भाव था। यह कथा इस तरह से शुरू होती है और संघ में जब अम्बपाली जाती है तो वहाँ वह अपनी शर्त रखती है। वह कहती है कि अगर मेरे सौंदर्य पर, मेरे रूप पर, मेरी इच्छाओं पर संघ का शासन है तो मेरी भी कुछ शर्तें हैं, और वह शर्त रखती है कि मेरा अलग किला होगा, उस किले की अलग सुरक्षा व्यवस्था होगी, उस किले में मुझे कुछ भी करने की आज़ादी होगी। यहाँ तक कि वैशाली की जो वृज्य सेना है वो भी किसी भी स्थिति में बिना मेरे निर्देश के पालन के मेरे किले में प्रवेश नहीं कर सकेगी। मुझे अपने तन पर पूरा अधिकार होगा, मन पर पूरा अधिकार होगा। मैं किसके साथ सामने नाचूंगी, किसको नृत्य उपस्थित करूंगी, नहीं करूंगी, ये सबकी आज़ादी होगी। आमतौर पर संघ के निर्णयों की अवहेलना के लिए मृत्युदंड दिया जाता है और अम्बपाली यह जानती थी कि उसकी शर्तों के उल्लंघन के रूप में अगर उसने संघ की बातें नहीं मानी तो उसकी हत्या की जा सकती है। वह अपनी शर्तों के साथ यह बात रखती है कि अगर आपको मेरी शर्तें मंजूर नहीं है तो आप मेरी हत्या कर सकते हैं। सभा में खलबली मच जाती है और खलबली मचने के बाद सभी को यह पता है कि अम्बपाली के चलते पूरे राज्य में विद्रोह हो सकता है, लिहाजा संघ उनकी सभी बातें मान लेता है। उसके बाद किस तरह से अम्बपाली के जीवन में मगध नरेश आते हैं, किस तरह से उनसे प्रणय निवेदन करते हैं, किस तरह से मगध नरेश के साथ उनका एक पुत्र भी वो गर्भ धारण करती हैं। इस बीच वह मगध और वैशाली के बीच युद्ध की समाप्ति हो, दुश्मनी खत्म हो, इसके लिए वैशाली कुमारी का विवाह मगध नरेश से कराने का प्रस्ताव रखती हैं। न केवल प्रस्ताव करती हैं बल्कि अपने प्रेम का दान कर देती हैं, त्याग कर देती हैं, और वैशाली और मगध के बीच एक नए तरह का संबंध होता है। किस तरह से उनके जीवन में बुद्ध आते हैं और आखिरी समय में फिर मगध नरेश जिस राजकुमारी की उन्होंने शादी कराई होती है वह आक्रमण करता है वैशाली पर, और नष्ट करने के बाद वह कहता है कि वह अम्बपाली तुम चलो और मगध की राजनर्तकी बनो, हमारे साथ चलो। वह उनसे प्रणय निवेदन करता है और किस तरह वह इस बात को नकार देती हैं और अंततः वे बौद्ध धर्म को न केवल अंगीकार करती हैं, तथागत उन पर स्नेह बरसाते हैं, अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, बल्कि महात्मा बुद्ध के निर्माण के बाद वैशाली में वे एक स्तूप की स्थापना करती हैं। यह उपन्यास बेहद ही उम्दा शैली में लिखा गया है। कहीं भी गीताश्री इस बात को छिपाती नहीं है कि उन्होंने किन संदर्भों से, किन संदर्भ ग्रंथों का प्रयोग किया है इस उपन्यास को लिखने में। उन्होंने बाकायदा उनका साभार प्रकट किया है। उन्होंने यह विस्तार से बताया है कि अम्बपाली के कितने नाम थे: अम्बा, अम्बी, अम्बपाली, पाली, अम्बे, अम्रपाली, अम्बापालिका, अम्रा, लिच्छवी कुमारी, वृज्य कुमारी, देवी, जनपद कल्याणी। वृज्य संघ की क्या स्थिति थी, कैसे उसकी संसद थे, संघागार था, सभागार था, इन पर भी उन्होंने विस्तार से लिखा है। यह एक रोचक पुस्तक है। इस उपन्यास को पढ़ा जाना चाहिए। ऐतिहासिक कृतियों पर आजकल लिखे जा रहे उपन्यासों से यह एक अलग तरह का प्रयास है, जिसके लिए गीताश्री को बधाई दी जानी चाहिए। चूँकि गीताश्री संस्कृत निष्ठ भाषा का उपयोग नहीं करती हैं, इसके लिए उन्होंने पहले ही क्षमा याचना कर दी है कि यह मेरी भाषा नहीं है। सामान्य तौर पर मैं आधुनिक हिंदी लिखती हूँ, लेकिन चूँकि यहाँ दुनिया के प्राचीनतम गणतंत्र की बात हो रही थी, 2500 साल पहले के समय की बात हो रही थी, इसलिए मेरी भाषा इस तरह की है। अगर कोई त्रुटि हो तो उसे पाठक विनम्र रूप से उन्हें क्षमा करें। यह बात उन्होंने अपनी भूमिका में लिखी है। यह उपन्यास पढ़ा जाना चाहिए। इसके प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन और उपन्यास का मूल्य है 250 रुपये और पृष्ठ संख्या है 290। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास उपस्थित हों, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।